हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो सीटेट मैथ पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है जो 2021 में पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन पेपर पहले सोल्व करवा दिया है। ये 5वां क्वेश्चन पेपर है। अगर आप पाँचों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 सही 1/2 डिवाइड 1 सही 3/5 का मान क्या होगा, ये बताना है हमें। ऑप्शन दे रखा है 1 से 9/16 कम, 1 से 15/16 कम, 1 से 1/16 अधिक, 1 से 9/16 अधिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको सरल करते हैं। तो इसको भिन्न में सरल करेंगे तो मान आएगा हमारा 5/2 डिवाइडेड 8/5, यानी 5/2। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मान आ जाएगा 5/8, यानी यहाँ से मान आएगा हमारा 25/16। अब 25/16 में डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 1.56। अब हमें देखो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं वो बहुत ही घुमा फिरा के दे रखे हैं। तो 1 से 9/16 कम, यानी 1 से 9/16 कम, यानी 1 माइनस 9/16 इक्वल, यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 16 माइनस 9/16, यानी यहाँ से मान आ जाएगा 7/16। अब 7/16 है वो तो कम, यानी ये तो ज़्यादा है। अगला देखना है हमें 1 से 1/16 अधिक, यानी ये मान कितना आएगा हमारा 16 माइनस 1/16, यानी 15/16 इक्वल कितना आएगा 0.9375। अब ये देखो क्या लिख रखा है, अधिक है। तो हम जानते हैं कि 0.9 है, यानी 1 मान लीजिए इसको, तो 1 से तो अधिक ही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न गुणनफलों में से किस से प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 से 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो मान माइनस में आएगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। इससे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5/15, यानी हो जाएगा 5। 5 से 5 कैंसिल होगा, मान कितना आएगा 1। एक नेचुरल नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से मान माइनस में आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से मान क्या आएगा, भिन्न में आएगा, तो भिन्न नेचुरल नंबर में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है, संगत सम्मिश्र भिन्न बतानी है। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें 5.035 के संगत सम्मिश्र भिन्न है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.035 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 0.035, यानी 5 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो मान कितना आएगा 35/1000। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितनी बार आएगा, 7 बार। ये 2 से कैंसिल करोगे तो मान कितना आएगा 200। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 सही 7/200, इसको क्या लिख सकते हैं, संगत सम्मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये हमारी आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जो कि त्रिभुज पर है। ज्यामिति से एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यामिति का अगर आपका टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है तो वहाँ से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। और ऐसे ही फर्स्ट पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पर है। त्रिभुज दे रखा है ABC में AB बराबर AC है तथा भुजा AB को D इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण CBD 150 डिग्री है, तब कोण BAC का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। A, B और C
क्या दे रखा है, ए बी को डी तक बढ़ाया जाता है, यानी ए बी को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है। ये पॉइंट हमारा हो गया डी। अब ये कोण दे रखा है हमें, कौन सा कोण दे रखा है, सी बी डी, यानी ये कोण कितना दे रखा है, 150 डिग्री। और हमें कौन सा कोण पूछा है, बी ए सी, यानी ये वाला कोण पूछा है हमें। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले कि एक रेखा पर टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 150 डिग्री तो ये रहा, तो ये कोण कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी भुजा दोनों बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर। और हम जानते हैं कि दो भुजाओं के आमने सामने, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसके सामने का कोण 30 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज के टोटल कोण कितने होते हैं, टोटल कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी में टोटल कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से माइनस 30 और 30 कितने हो गई, 60। तो 60 क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा कोण है बी ए सी कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और बी डी बराबर है डी सी के, तब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी परपेंडिकुलर होगा बी सी पर। ए डी भुजा किसके बराबर है, डी सी भुजा के बराबर है। तो देखो जहाँ पे हमें परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो हम ऑप्शन से देख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी, ये तो चारों में दे रखा है। तो ए बी डी यानी यहाँ से शुरू हो रहा है ए बी डी, तो यहाँ से शुरू होगा ए सी डी। और कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पे, एस ए एस, यानी भुजा एंगल भुजा कोण क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है ये मान, यानी त्रिभुज है ए बी डी, ए बी डी किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए सी डी के, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। कौन से नियम से, भुजा एंगल भुजा नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक कागज पर सेंटीमीटर रेखाएं एल एम और एन इस प्रकार खींची गई है कि एल एम पर लंब है, एन एम पर लंब है। तो देखो यहाँ पे हम एक भुजा खींच लेते हैं जिसका नाम क्या है, एम। अब जो एल भुजा है वो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर, ये भुजा हो गई एल। दूसरी जो एन भुजा है वो भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, एम पर। तो ये जो भुजा है एल और एम, ये हमेशा क्या होगी, समांतर होगी। ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है एल और एन एक दूसरे के लंब होंगी, एक दूसरे के लंब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एल एम तथा एन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। एम के समांतर खींची गई कोई भी रेखा एन के समांतर होगी, यानी एम एन है वो दे रखा है साफ साफ कि एम के परपेंडिकुलर है, तो समांतर होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें, किसी भी त्रिभुज के लिए सममित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। त्रिभुज के लिए अधिकतम, त्रिभुज के लिए अधिकतम
जो सममित रेखाएं हैं वो कितनी होती है? हमेशा 3 होती हैं। हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें हमें y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2y प्लस 10 इक्वल -6 प्लस 3y, यानी y को उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके आएंगे, मान कितना आ जाएगा? 16 इक्वल y, यानी y का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 16। ये मान हम इसमें रखेंगे 3y प्लस 8 बट्टा में 2, 3 y का मान कितना है यहाँ पे? 16 प्लस में कितना होगा? 8, ये हो जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 8 बट्टे 2, यानी मान कितना आएगा हमारा? 56/2। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, मान कितना आएगा? 28। और हमें इसी का मान पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी यहाँ पे 3y प्लस 8 अपॉन में 2 का मान कितना आएगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें x माइनस वाई बराबर 5 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 53 है तथा x और y धनात्मक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले देखो x माइनस वाई दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 5। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मान क्या आएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से सरल करेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy इक्वल 25। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें 53 दे रखा है, तो 53 माइनस 2xy इक्वल कितना हो जाएगा? 25, यानी यहाँ से मान आएगा -2xy इक्वल 25 माइनस 53, यानी एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस में मान किस में आएगा? -28 अपॉन में इधर भी माइनस में है तो इधर भी माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई का मान कितना आएगा हमारे पास? 14। एक्स वाई का मान 14 आ गया। अब देखो यहाँ से सरल करेंगे इसको, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। ये फॉर्मूला होता है, एक बार इसे क्या लिखेंगे? प्लस में, एक बार क्या लिखेंगे? इसे माइनस में। x माइनस वाई का मान तो है हमारे पास, लेकिन x प्लस वाई का मान नहीं है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है हमें 53 प्लस एक्स वाई का मान अभी हमने निकाला है 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 28, यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा? 28 और 53 कितना हो गया? 81, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। अब हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 9 गुणा एक्स माइनस वाई का मान दे रखा है 5, यानी मान कितना आएगा हमारा? 45। ये मान हमें क्या करना था? निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि 2y माइनस 3x प्लस 2z 2y माइनस 3x माइनस 2z इसके इक्वल है, तो यहाँ से हमें जो कैपिटल A दे रखा है उसका मान निकालना है। तो इसे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4y स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6xy माइनस 4yz माइनस 6xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6xz प्लस 4yz माइनस 6xz माइनस 4z स्क्वायर। देखो हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई के
जो गुणांक है उससे मतलब है। तो यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक एक तो ये रहा, कितना है -6, और एक ये रहा -6, और यहाँ पे एक्स वाई का कोई भी गुणांक नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक दे रखा कैपिटल ए, और ये दोनों क्या है बराबर। तो कंपैरिजन करने पर एक्स वाई का जो गुणांक आएगा वो ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा -12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जो लाभ हानि पर है। कोई दुकानदार 100 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। उसने इन सभी बल्बों को बेचकर 25% लाभ अर्जित करने का निर्णय लिया। ये परिकल्पना करते हुए सभी बल्ब बिक जाएंगे, परंतु उसने देखा कि इनमें से 10 बल्ब खराब है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। उसने शेष बल्ब को 14 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। तब उसे क्या होगा, यानी लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। बल्ब का क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 100 बल्ब है, 10 रुपये का है एक, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य यानी अगर टोटल उसके 100 के 100 बिकते तो विक्रय मूल्य कितना होता 1000 गुणा लाभ कितने का हो रहा है 25 का, तो 125/100 यानी 2 से तो कैंसिल माना जाएगा 1250 रुपये। लेकिन उसे क्या पता चलता है कि 10 बल्ब तो ख़राब है, तो टोटल बल्ब कितने बचे उसके पास? टोटल बल्ब कितने हो गए 100 - 10 यानी 90 हो गई। अब जो 90 बल्ब है उनका विक्रय मूल्य कितना होगा? उनका विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 बल्ब है, उनको एक बल्ब को 14 रुपये में बेचता है, तो 90 × 14 यानी मान कितना आ जाएगा 1260 रुपये। अब देखो यहाँ पे अगर वो 100 बल्ब बेचता तो 1250 रुपये उसे प्राप्त होते, लेकिन उसके पास 10 बल्ब थे वो ख़राब थे, यहाँ पर 90 बचे हैं, तो उनको बेचने पर उसे 1260 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, यानी 10 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो उसे लाभ होगा, तो 10 रुपये अधिक प्राप्त हुए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान दे रखा है यहाँ पे, इक्वल निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी ये मान हो जाएगा xz - x² - yx प्लस yz - y² - xy माइनस xz - zy - z²। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो, यानी xz प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, yz यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, ये कैंसिल, xy यहाँ पे माइनस xy यहाँ पे, तो माइनस का 2xy माइनस x² माइनस y² माइनस z²। किस में है ये? ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबूराज एक कागज़ की शीट पर 2 रेखाखंड AB और PQ खींचता है। यदि दोनों रेखाखंड दोनों ओर कितना भी विस्तृत करने पर कभी भी परस्पर नहीं मिलते हैं तो AB और PQ है। देखो ये एक कागज़ का टुकड़ा हो गया, यहाँ पर एक रेखाखंड खींचा उसने A और B, दूसरा रेखाखंड खींचा उसने P और Q। अब वो बोल रहा है दोनों रेखाखंड दोनों ओर कितना भी विस्तारित करे कभी भी क्या नहीं होंगी, परस्पर नहीं मिलते हैं। तो परस्पर नहीं मिलते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रमिति से है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 10:3 है। खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 6240 रुपये है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं इसका। परिमाप कितना आएगा? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई हमारी हो जाएगी 10 अक्ष प्लस चौड़ाई हो जाएगी 3 अक्ष। तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा 26 अक्ष। अब दे रखा देखो, खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 6240 है। 1 रुपये प्रति नहीं है बल्कि 12 रुपये प्रति है। तो हम लागत को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लागत कितनी हो जाएगी हमारी? 6240 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा? सबसे पहले 12 पंजो 60, फिर 2 बचेगा 4, यानी 12 दूनी 24, यानी मान कितना आ जाएगा? 120 रुपये। अब ये जो मान है वो क्या होगा? परिमाप के इक्वल होगा, यानी 26 अक्ष इक्वल कितना हो गया? 520, यानी अक्ष का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। अब अक्ष का मान 20 आ रहा है तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 10 अक्ष, यानी 10 गुणा 20 कितनी हो गई? 200। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी हमारी 3x, यानी 3 गुणा 20 कितनी हो गई? 60। हमें क्या निकालना है? खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 200, चौड़ाई कितनी है? 60, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 12,000। 12,000, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्षेत्रमिति से है। मान लीजिए एस और एस डेश 2 समान ऊंचाई के बेलन है। यदि एस का व्यास एस डेश के व्यास का दुगुना है तो एस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए 2 बेलन है एस और एक है एस डेश। सबसे पहले इसका क्या दे रखा है? व्यास क्या दे रखा है? एस का व्यास एस डेश के व्यास का दुगुना है। मतलब अगर इसका व्यास कितना है? 1 है तो इसका व्यास कितना है? दुगुना, यानी 2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 1, और ये हो जाएगा 1/2। हमें क्या पूछा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h1 2πr h2। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। समान ऊंचाई है तो ऊंचाई भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से r का मान है 1 और यहाँ से r का मान कितना है? 1/2। तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है? दुगुना। अगर हम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो हमारा एस डेश का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा? दुगुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये भी क्षेत्रमिति से है। सोबिन के पास 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर है। कर्ण 5 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाई पूर्ण संख्या में है। वह इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उनमें कर्ण संपाती है तथा परिणामी आकृति एक आयत बने। तब इस आयत का परिमाप क्या होगा? ये ना हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुणा 6, यानी कितना हो जाएगा? 12। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ गया? 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है कि जो कर्ण दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? कर्ण के स्क्वायर के, यानी 5 स्क्वायर के।
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 25। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई 2। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ये सारे मान हमें दे रखे हैं। एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25। दूसरा है प्लस 2LB, 2LB का मान ये रहा। तो 12 से क्या कर देंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान कितना आ जाएगा 24। यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 49। इसका वर्गमूल करेंगे तो एल प्लस बी का मान कितना आएगा 7। अब हमें क्या पूछा है कि आयत का परिमाप बताना है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या होता है दुगुना। परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जो प्रायिकता से है। 2 पासों को फेंका जाता है तथा उन पर आई संख्या को जोड़ा जाता है। यदि ये ज्ञात है कि आई हुई ये दोनों संख्याएं भिन्न हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि प्राप्त योग क्या होगा 12 होगा। दोनों संख्याएं भिन्न होनी चाहिए। तो देखो 2 पासे फेंके जाते हैं तो टोटल कंडीशन कितनी होती है, टोटल कंडीशन होती है 36। अब इसमें पासा फेंका जाता है तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। दूसरा फेंका जाए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2। इस प्रकार से कंडीशन कितनी होगी हमारे पास 36 कंडीशनें होंगी। 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और एक होगी 5 6, एक होगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, लास्ट होगी 6 और 6। इस प्रकार हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी आ जाएगी 36 कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, आई हुई दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि प्राप्त योग 12 हो। तो देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न भी होनी चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जिसका योग कितना हो रहा है 12, लेकिन इसमें एक कंडीशन लागू नहीं होती कि ये दोनों भिन्न अलग अलग होनी चाहिए। अब जब इसमें है ही नहीं तो प्रायिकता का मान कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा, यानी कि इस प्रकार की जो प्रायिकता है उसका मान कितना है 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जो कि सांख्यिकी से है। इस प्रकार से परिसर बहुलक माध्यांक का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सीटेट के सेकंड पेपर में क्षेत्रमिति से, प्रायिकता से, सांख्यिकी से और नंबर सिस्टम से, लाभ हानि से, ये जो टॉपिक है उनमें से दो क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप ध्यान से देख के जाइएगा। एक बहुफलक वाला जैसे शीर्ष किनारे दे रखे हैं उसमें जो रिलेशन होता है वो जो फॉर्मूला है वो तो आप याद ही कर लो, उससे एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं उन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो मान कितना आएगा हमारा, पहले 5 7 7 9 20 26 31 48 और 57।
आगे दे रखा है कि गलती से 48 गलत है तथा इसके स्थान पर कितना है 84 से लिखना है, तब खाली स्थान का मान वही रहेगा, मतलब मान चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे परिसर का मान तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 57 से 7 माइनस करेंगे तो 57 से 5 माइनस करेंगे तो मान 52 आएगा। लेकिन अगर 48 के स्थान पर हम यहाँ पे लिखें 84, तो 84 में से 5 माइनस करें, यानी रेंज निकालते हैं इसकी, तो 84 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 79, और जबकि हमारा पहले कितना आ रहा था 52, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। अगला है बहुलक। अगला है यहाँ पे बहुलक। बहुलक कितना है, अब 84 मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन बहुलक तो वही आंकड़ा होगा जो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा। दूसरा है माध्यांक। देखो अगर मैं यहाँ पे 84 ना लूँ तो माध्यांक हमारा कितना आएगा 20, माध्यांक 20 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 84 48 के स्थान पर 84 ले भी लेती हूँ तब भी हमारा मान कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि माध्यांक क्या होता है यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी n का मान कितना है विषम संख्या, यानी 9 + 1/2 पद होगा। तो यहाँ पर 5वां पद होगा वो क्या होगा माध्यांक। तो 1 2 3 4 5 यानी 20 हमारा क्या है माध्यांक है। ये 84 लेने पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर 48 ले रहे हैं तब भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो बहुलक के मान पर फ़र्क पड़ रहा है और ना ही माध्यांक के मान पर फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा मान वो का वो रहेगा, तो कौन कौन से रहेंगे, एक तो बहुलक और एक माध्यांक, जबकि परिसर का मान क्या हो सकता है चेंज हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।